आज हम इंशाल्लाह 12वीं जमात के लिए जो दिया गया 11वां सबक है बदलता भारत, उसका इंशाल्लाह मुताला करेंगे कि कैसा है। एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गए हैं तो डिटेल में चैप्टर पढ़ के अभी कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए अभी जो इम्पॉर्टेंट जो है तो पॉइंट है अपने एग्ज़ाम के नज़रिए से उसी को हम कवर करेंगे। देखिए, आपका 11वां सबक है बदलता भारत, जिसका हिस्सा अव्वल है और हिस्सा दुगम अगला 12वां सबक है। ये आपको याद होगा कि अब तक हमने जो है तो 12वीं की तारीख़ की किताब में जो है तो जहाँ से शुरुआत की वो है निशातुस्सानिया 15वीं सदी से लेकर। निशातुस्सानिया जब यूरोप में आया 15वीं सदी में, वहाँ से हमने शुरुआत की। फिर भारत की आज़ादी के बारे में पढ़ा, उसकी जंग के बारे में पढ़े, फिर पहली आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग, और फिर दोनों जंगों में भारत का किरदार, और जो है तो 10वें सबक में हमने सर्द जंग के बारे में देखे और उसमें मुख्तलिफ हुए मुआहिदों के बारे में भी जो है तो हमने मालूमात हासिल करे। सो बेसिकली हमको इस सबक में जो है तो 1990 के भारत के बारे में जो है तो मालूमात हासिल करनी है कि 1990 के बाद जब भारत ने माशी पॉलिसी की तौसीक की, उससे पहले अपन ज़्यादा फॉरेन कंट्री से दरामद बरामद का सिलसिला नहीं करते थे, वहाँ से तिजारती में अपने पास कहीं कहीं पाबंदियाँ लगी हुई थी। ये अपन ने 1990 के बाद जो है तो हटाए और अपनी माशी पॉलिसी को जो है तो तब्दील करने की कोशिश करे। वहाँ से अपने को इंशाल्लाह ये पढ़ना है कि 1990 के बाद जो पॉलिसी अख्तियार की गई वो क्या थी और उसके भारत पे असरात क्या थे। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिया गया है वो है आपका गेट मुआहिदा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका फुल फॉर्म देखिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये नाम से सुन के आपको पता चल जाएगा कि ये एक एग्रीमेंट था मुल्कों के दरमियान जो तिजारती कामों को लेकर था। उसमें ये, जिसको हम मुख्तसर तौर पे देखेंगे, अगर आप इन पॉइंट को भी जहन नशीन रख लेंगे तो आपको जो है तो आंसर लिखने में आसानी हो जाएगी। गेट मुआहिदा आपका पहला टॉपिक है, उसमें है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें देखिए कि दूसरी आलमी जंग की नुकसान की भरपाई करने के वास्ते गेट मुआहिदा बनाया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर गेट मुआहिदा का मकसद पूछा गया तो ये आप बता सकते हैं कि दूसरी आलमी जंग के नुकसान की भरपाई करने के लिए जो है तो गेट मुआहिदा बनाया गया। उसके बाद है 1947 की जेनेवा कॉन्फ्रेंस में जो है तो ये बना। आपकी खाली जगह में भी जो है तो ये सवाल पूछा गया है। 1947 की जेनेवा कॉन्फ्रेंस में जो है तो जो मुआहिदा बना उसका नाम है गेट। फिर ये आलमी सतह का मुआहिदा था, तकरीबन 23 मुल्क जो है तो इसमें शामिल थे। हर साल जेनेवा में इसकी जो है तो सालाना कॉन्फ्रेंस होती थी और बैनुल अक़वामी तिजारती मसाइल पर इस पर जो है तो गौर व ख़ौज़ किया जाता था। 5 इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए कि दूसरी आलमी जंग के नुकसान की भरपाई करने के लिए जो है तो ये मुआहिदा बनाया गया, एक। दूसरा, फिर 1947 की जेनेवा कॉन्फ्रेंस में इसकी बुनियाद रखी गई। यह आलमी सतह का मुआहिदा था, तकरीबन 23 जो है तो मुल्क इसमें शामिल थे। हर साल जेनेवा में जो है तो इसकी सालाना कॉन्फ्रेंस होती थी और उस सालाना कॉन्फ्रेंस में बैनुल अक़वामी तिजारती मसाइल पर गौर व ख़ौज़ किया जाता था। ये आपका हो गया गेट मुआहिदा, जिसका जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो है तो फुल फॉर्म। बाद में गेट मुआहिदा जो था वो जो है तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में जो है तो तब्दील हो गया, जिसे आलमी तिजारती तंजीम उर्दू में कहा जाता है। ये आपका अगली हेडिंग है आपकी आलमी तिजारती तंजीम जो है तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके हवाले से भी देख लीजिए इसके चंद अहम नुकात के। 1 जनवरी 1995 को इसकी बुनियाद पड़ी और 123 मुल्कों ने सबसे पहले इसमें हिस्सा लिया और इसका बुनियादी मकसद था सारी दुनिया को तिजारत के लिए खोलना, ओपन मार्केट बना देना पूरे दुनिया को। ये जो है तो आलमी तिजारत तंजीम का मकसद था। भारत भी इसका रुकन बन गया और इसके हवाले से आपको टेक्स्ट बुक में सवाल भी दिया गया है कि भारत ने क्यों जो है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रुकनीत कबूल की। तो इसलिए कबूल की कि भारत को आज़ादाना मौशियत जो है तो इख्तियार करनी थी और भारत को भी जो है तो ओपन मार्केट में हिस्सा लेना था। और इसके डायरेक्टर जो थे उनका नाम था आर्थर डंकेल, जिनकी आप फोटो यहाँ देख सकते। उन्होंने जो है तो इसका मसूदा जो है तो तैयार किया और उन्हीं के तैयार करने की वजह से उस मसूदे का नाम जो है तो डंकेल तजवीज़ जो है तो रखा गया। भारत जो है तो तेज़ी से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रुकनीत कबूल करने के बाद जो है तो माशी हालात उसके बेहतर होने लगे और मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव दोनों ने जो है तो
इसके हवाले से बड़ी जद्दोजहद की और बड़े अच्छे उन्होंने काम किए। इस तो 2006 की रुदात में जो है तो भारत का जिक्र हुआ, उसमें ये भी बताया गया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भारत में 1990 के बाद शुरू की गई उसका ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। मुफलिसी की लाइन से नीचे वाली आबादी में कमी वाक़ हुई। अमवाते अतफ़ाल में भी कमी आई। इसके माना क्या हुए कि जो है तो बच्चों के मरने की तादाद में भी जो है तो छोटे बच्चों की तादाद में कमी वाक़ हुई। पीने के पानी और उसकी नकासी यानी सफाई में भी जो है तो सुधार आया और भारत ने आलमी पॉलिसी में जो है तो अपने को खुद को बढ़ाया। ये दो देखिए, अगली हेडिंग है आपकी मुख्तलिफ शोबों में होने वाली तब्दीलियाँ। तो अब ये आपको वहाँ पैराग्राफ में ये बताया गया है कि किन नुकात के होने की वजह से हमें समझ में आएगा कि हमारे देश या हमारे मुल्क में जो है तो तब्दीलियाँ पैदा हो रही हैं, उसके उन्होंने कुछ पॉइंट दिए। देही इलाके में अगर तब्दीलियाँ पैदा हो रही हैं, रास्ते अच्छे हो रहे हैं, नक़्ल व अमल में सुधार पैदा हो रहा है, शहर तब्दील हो रहे हैं, राब्ते के वसाइल आसान हो रहे हैं, दफ़ाई इंतज़ाम यानी अपनी फ़ौज का इंतज़ाम अच्छा हो रहा है, जंगी तैयारियां बेहतरीन हो रही हैं, बेहतरीन इस्लाह और तो बेहतरीन हथियार लाए जा रहे हैं और बुनियादी हुकूक़ जो है तो शहरी को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि जो है तो भारत तरक्की कर रहा है और तरक्की की राह पर जो है तो गामज़न है। इसके बाद है आपका देही इलाक़ों के तरक्की के मंसूबे। अब ये देखना है कि देहात में जो है तो जो तरक्की करना था उसके वास्ते कौन कौन से जो है तो मंसूबे इख्तियार किए गए। उसमें देखिए कि आलमकारी में जो है तो अब छोटे देहात नज़रअंदाज नहीं होना, इसलिए जो है तो भारत ने देही इलाक़ों के लिए मुख्तलिफ़ स्कीमें और पॉलिसी बनाई। पुरानी स्कीमों को नए में जोड़ दिया और कुछ नए जो है तो पॉलिसियाँ बनाई। बढ़ती आबादी में रोज़गार इसका जो है तो एक अहम मकसद था। पहली जो आपको देखना है वज़ीर आज़म रोज़गार स्कीम, जिसको जो है तो हिंदी में प्रधानमंत्री रोज़गार योजना भी कहा जाता है। तो 2 अक्टूबर 1993 को जो है तो इसकी शुरुआत की गई। महात्मा गांधी की यौम विलादत के दिन शहरी और देही दोनों नौजवानों के लिए इसका इनेकाद किया गया ताकि दोनों शहर या और देहात से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान इसमें हिस्सा ले सके, इससे फ़ायदा उठा सके। रोज़गार भी फ़राहम करने की कोशिश की गई और सनतें भी क़ायम करके देने की जो है तो कोशिश की गई। ज़मानत रोज़गार योजना में जो है तो ज़राअत शुरू किया गया। क्या है कि ज़राअत में रोज़गार की ज़मानत देने को जो है तो ज़मानत रोज़गार योजना का नाम दिया गया। जब खेत में काम नहीं रहेगा, आपको मालूम है कि खेत में सीजनल काम रहता, पूरे साल काम नहीं रहता, क्योंकि अलग अलग खेत लोगों के होते हैं। तो जब उनके पास काम नहीं होगा उनके लिए रोज़गार देने की ज़िम्मेदारी ये स्कीम वालों ने उठाई। शुरू में 257 अज़ला में जो है तो इसकी शुरुआत की गई और इसमें यह भी कहा गया कि एक ख़ानदान के 2 नौजवानों को कम से कम जो है तो साल में 100 दिन रोज़गार दिया जाएगा। इसका यकीन लोगों को दिलाया गया और 2001 में देही रोज़गार स्कीम में से बाद में ज़म कर दिया गया और किसान क्रेडिट स्कीम और हादसे में बीमा की स्कीम भी जो है तो इसमें शुरू की गई। मुफस्सल सवाल में जो है तो आपको ये पूछा गया है कि रोज़गार की स्कीमों के वास्ते भारत सरकार ने नौजवानों के लिए क्या लाएअमल इख्तियार किया, तो इसमें आप ये स्कीमों के बारे में लिख सकते हैं। फिर अगली इम्पॉर्टेंट है आपकी गोल्डन जुबली देही खुद रोज़गार स्कीम, जिसकी स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वयं रोज़गार योजना भी जो है तो हिंदी में कहा जाता है, जो 1999 में क़ायम हुई। इसके भी जो है तो 5-6 अहम मकसद थे कि नौजवानों के लिए तरबियती प्रोग्राम होने शुरू किए, ख़वातीन बच्चों की तरक्की के लिए काम किए, जदीद औज़ारों की तकसीम की किसानों में, गंगा कल्याण और 10 लाख कुएँ खोदने का भी जो है तो निज़ाम गोल्डन जुबली देही खुद रोज़गार स्कीम में किया जाने लगा। बाद में आपका है जौहर ग्राम समृद्धि योजना, जिसको जो है तो बेरोज़गारों को रोज़गार देने के वास्ते जो है तो काम किया गया। बाद में स्वर्ण जयंती में उसे 2001 में ज़म कर दिया गया। फिर आपका अगला है संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना। इसमें जो है तो 2 ज़ैली योजनाएं चलती थी, रोज़गार आश्वासन और जौहर ग्राम, जो 2001 में जो है तो इसमें ज़म कर दी गई और जो है तो इसमें काम के बदले अनाज देने का जो है तो एग्रीमेंट किया गया, यानी यकीन दिलाया गया। 2004 में सबसे ज़्यादा गरीब अज़ला में जो है तो 150 सबसे गरीब अज़ला में जो है तो इसका लाएअमल इख्तियार में आया। क़हत साली से बचाओ 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना में इसे ज़म कर दिया गया।
अगली रोजगार की योजना देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ये हमी योजना, जिसमें जो है तो माशी नाबराबरी को ख़त्म करने के लिए कोशिशें की गई, फाका कशी को ख़त्म करने के लिए कोशिशें की गई, कम से कम 100 दिन रोज़गार जो है तो नौजवानों को दिलाने का यकीन दिलाया गया, और 2008 में जो है तो तकरीबन 350 अजला तक ये स्कीम पहुंचा दी गई। अगली हेडिंग है देखिए आपकी किताब में, ज़राअत और मवेशी। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ज़राअत और मवेशी जो है तो ज़राअत करना भारत का अहम शोबा है, जिसमें मवेशी का भी इस्तेमाल किया जाता है। मवेशी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन भी जो है तो ये भारत का अहम पेशा है। 2011 की मरदूमशुमारी में जो है तो तकरीबन 54% भारतीयों का ताल्लुक़ जो है तो ज़राअत के सिलसिले से था। उसमें भी कई स्कीमें शुरू की गई, जिसमें सॉइल हेल्थ केयर स्कीम जो है तो शुरू की गई, जिसमें खेतों की ज़रख़ज़ी और पैदावार में इजाफे का जो है तो काम किए गए। वज़ीर आज़म ज़रई आब पाशी स्कीम की शुरुआत की गई। आप नाम पढ़ के इसमें समझ में आ रहा है कि जो है तो आब पाशी यानी पानी का निज़ाम अच्छा करने के वास्ते जो है तो ये स्कीम शुरू की गई। वज़ीर आज़म फ़सल बीमा, कृषि विकास योजना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के वास्ते जो है तो ये स्कीमें खोली गई। फिर इसमें जो है तो 2007 में किसानों के लिए कौमी पॉलिसी का इनेकाद किया गया। इसमें जो है तो नुकसान होने पर भरपाई करने का जो है तो आश्वासन दिया गया कि भाई फसल बीमा इसे ही कहते हैं कि अगर हादसे के ज़रिए, बारिश के ज़रिए, जहरीली दवाओं के छिड़काव के ज़रिए, तूफ़ान के ज़रिए अगर आपके जो है तो ज़राअत और आपकी खेत का नुकसान हो गया तो सरकार उसके फसलों की भरपाई करके देंगी। नए तजुर्बात किए जाने लगे, नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने लगा, जानवरों को पालने में तरजीह दी जाने लगी, उनका जो है तो खान पान का इंतज़ाम किया जाने लगा, उसमें किसानों को मदद की जाने लगी। मुर्गी पालन और आपके जो है तो मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्म में जो है तो उनको बढ़ावा दिया गया। कौमी मिशन बराए मवेशियान बोल के तहत जो है तो एक स्कीम चलाई गई और एक मिशन चलाया गया, जिसमें जानवरों को चारे की फ़राहमी, ख़र्ज़ों की फ़राहमी, उसमें जो है तो जानवर लेने के लिए किसानों को ख़र्च देने की फ़राहमी और उनके मसाइल का हल भी निकाला जाने का जो है तो इक़दाम सरकार की तरफ से उठा। इम्पॉर्टेंट हेडिंग है आपकी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके बारे में भी आपको नोट में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है, वज़ीर आज़म देही सड़क तंजीम क्या है। इसमें पक्के रास्तों के बनाने का काम किया गया सरकार की तरफ से। 1000 आबादी वाले गाँवों को जो है तो ये सबसे पहले पक्के रास्ते वहाँ बनाने का काम शुरू किया गया। 2001 में जो है तो इसे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में जो है तो जम कर दिया गया, मिला दिया गया, और तकरीबन 2005 तक 75,000 किलोमीटर तवील रास्ते बनाए गए। आप जैसा देख सकते हैं कि रजनीकांत चल रहे हैं और उनके पीछे सड़कें बनती जा रही हैं। इसी तरह 2005 में जो है तो 2005 तक जो है तो इस स्कीम के तहत 75,000 किलोमीटर तवील रास्ते बनाए गए। जिस तरह हमने देखे कि देहात में तरक्की के कामों के लिए कौन कौन से मंसूबे बनाए गए, उसी तरह अपने को देखना है अगले कि शहरी तरक्की के मंसूबे क्या क्या थे। उसमें है सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, JNNURM, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन जो है रिन्यूअल मिशन। इसके तहत जो है तो 2005 में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई, और शाहराहें यानी बड़ी बड़ी सड़कें बनाना, अवामी नकलो हमल को ठीक करना, आब रसानी को अच्छी करना और गरीब बस्तियों की तरक्की का काम जो है तो इसमें किया गया। चिश्कू योजना यानी गोल्डन स्क्वायर स्कीम जो है तो इसके तहत चलाई गई, जिसमें जो है तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों को आपस में जोड़ने के लिए बड़ी शाहराहें यानी सड़कें बनाने का काम इसमें किया गया। और जो है तो मेट्रो रेलवे 2002 में जो है तो दिल्ली में बनाने की शुरुआत की गई। देखो 2002 में दिल्ली में जो है तो मेट्रो बनाने की शुरुआत की गई थी। अपने पास तो अभी काम भी शुरुआत नहीं हुआ। पूना ऊना जैसे बड़े शहरों में भी जो है तो अब जो है तो ये काम ख़त्म हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि दिल्ली कितना डेवलप है कि 2002 में ही जो है तो मेट्रो रेलवे का काम वहाँ शुरू हो गया था।
अगली हेडिंग है आपकी किताब में दी हुई कि अवामी राब्ते के वसाइल, कि राब्ता किस तरह 1990 के बाद बहाल हुआ और किस तरह नए टेक्नोलॉजी का जो है तो दखल भारत में होने लगा। सबसे पहले अपना डाक यूज़ होता था, डाकिया डाक आया। आपको मालूम होगा कि 1776 में अंग्रेज़ों के ज़रिए शुरू किया गया डाकिया निज़ाम था अपने पास। फिर जो है तो वो धीरे धीरे बदलने लगा। फिर उसमें माशी शोबे में भी शमूलियत हो गई। बैंक डिपॉजिट करना, बैंक का निज़ाम चलाना, फिक्स डिपॉजिट करना, पीएफ वगैरह का भी जो है तो इंतज़ाम इसमें होने लगा। दूसरे मुल्क से पैसे मंगवाने की भी सहूलत जो है तो डाक खाने से मिलने लगी और इसका इस्तेमाल भी उसके वास्ते होने लगा। फिर आ गया आपका जो है तो आज के ज़माने में स्पीड पोस्ट। अभी स्पीड पोस्ट भी पुराना हो गया, लेकिन जो अपन 1990 के बाद की जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें जो है तो स्पीड पोस्ट नया नया आया और 1986 में जो है तो इसकी शुरुआत हुई। और तकरीबन हर महीने 3 करोड़ से ज़्यादा खतूत और पार्सल जो है तो भेजे जाने लगे। इसके नए नए जो है तो आपके खुसूसियात है। आपको एक सवाल भी जो है तो इसमें पूछा गया सरावी समृद्धि परीक्षा में भी, दोनों पेपरों में, कि स्पीड पोस्ट, स्पीड का नाम वो डालना भूल गए। उन्होंने लिखे कि पोस्ट जो है तो किस तरह 1990 के बाद बदल गया। तो आप ये पॉइंट डाल सकते हैं कि उसमें कि मोबाइल पर इत्तला मिलने लगी। किसी ने पार्सल डाला तो कहाँ तक पार्सल आया, पहुँच गया क्या नहीं पहुँचा, रिटर्न हुआ, लिया क्या नहीं लिया, किसने डाला किसने भेजा, इसकी भी इत्तला जो है तो मोबाइल पर आपको मिलना शुरू हो गई। पासपोर्ट मिलना, पासपोर्ट भेजना, पासपोर्ट जो है तो मंगाना, रिज़ल्ट मंगाना, पार्सल मंगाने की भी सहूलत आपको हो गई। कैश ऑन डिलीवरी की जो है तो शुरुआत उससे हो गई। हवाई रास्ते के ज़रिए पार्सल की हमलो नकल का सिलसिला शुरू हो गया। और डाकिए से जो है तो इसके काम जो है तो आसान थे। डाकिए में आपका वो पेपर चिपकाओ, स्टिकर लगाओ, नाम लिखो वगैरह जो है तो आपके काम थे। स्पीड पोस्ट में क्या किए उन्होंने, अपनी फ़ीस में जो है तो इजाफा कर लिए और वो इजाफी काम जो है तो उन्होंने ख़ुद अपने ज़िम्मे ले लिए और वो ग्राहक को उन्होंने उसकी तकलीफ़ नहीं दी और ख़ुद से काम करने की ठान लिया उन्होंने। फिर अगला क्या है आपका कि फिर उन्होंने लाइट बिल है, दूसरे बिल है, उसको भेजना, राखी भेजना, दिवाली के तोहफे भेजने की सहूलत भेज दिए। अच्छा देखिए, गंगा जल मंगवाने का काम जो है तो 2016 में शुरू किए कि भाई अगर किसी को घर बैठे गंगा जल मंगाना है तो स्पीड पोस्ट के ज़रिए वो भी आप मंगा सकते। डाक के टिकट पे जो है तो अलग अलग तस्वीरें, कभी मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीरें, कभी जानवरों की तस्वीरें, कभी जो है तो हेरिटेज साइट की जो है तो हिस्टोरिकल साइट की जो है, कभी कभी हिस्टोरिकल साइट की तस्वीरें भी जो है तो लगाने लगे। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग उन्होंने पॉइंट यहाँ दिए कि जो आपको मालूम होगा कि लोगों को देखो कैसा सिक्के, पुराने सिक्के जमा करने की जो है तो आदत रहती, तो उसी तरह जो है तो कोई कोई लोगों का हॉबी ये रहती, क्या बोलते हैं जिसको इंग्लिश में हॉबी, उर्दू में मशगला बोलते, ये रहता कि जो डाकिया के डाक पे लगे हुए जो है तो टिकट है वो अलग अलग, वो भी जमा करने का लोगों को मशगला शौक़ रहता है, उसको फिलेटेली के नाम से जानते हैं। उनके वास्ते भी जो है तो डाकिया ने और स्पीड पोस्ट वालों ने नए नए सहूलतें शुरू करने की शुरुआत की और उन्होंने जो है तो अलग अलग डिज़ाइन के जो है तो वो टिकट निकालना शुरू करे ताकि जो है तो जिसको शौक़ है वो इसका फ़ायदा उठा सके। हेडिंग जो आपके सबक में दी गई वो जो है तो माशियत का शोबा है कि कैसा इकोनॉमिक में जो है तो भारत 1990 के बाद आगे बढ़ा और कैसी कैसी पॉलिसी उन्होंने जो है तो शुरुआत की और इस्तेमाल की। उसमें सबसे पहले वजारत बराए आज़ादाना सरमायाकारी की जो है तो शुरुआत हुई। कानकुनी, खाम तेल, सड़कें, बंदरगाहें व दीगर शोबों में हुकूमत ने सरमाया कम करने की तरफ जो है तो तवज्जो दी और निजी कार्य यानी प्राइवेटाइजेशन को जो है तो उन्होंने बढ़ावा दिया और ये बोले कि भाई अपना अपना बिजनेस करने को जो है तो हुकूमत ने प्रमोट किया और इन सभी शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी को भी जो है तो इजाज़त दी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उससे पहले भारत में जो है तो बाहर की कंपनियां इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। बाद में 1990 के बाद फॉरेन पॉलिसी चेंज होने के बाद भारत ने जो है तो दूसरे सरमायाकारों को यानी गैर मुल्की सरमायाकारों को भी जो है तो इंडिया के बिजनेसों में इन्वेस्ट करने की इजाज़त दी, जिसका फ़ायदा हुआ और कई कंपनियां जो है तो बाहर की उन्होंने ख़रीद भी लिए और बाहर की कंपनियों को यहाँ काम करने की और इन्वेस्ट करने की इजाज़त भी दिए। और 2016 में जो है तो इसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एंड मैनेजमेंट जो है तो में तब्दील हो गया। इसके बाद आपकी किताब में अगली हेडिंग दी हुई है ब्रिक्स,
जिसको ब्रिक्स कहा जाता है, एक शॉर्ट फॉर्म है, मुआहदे का नाम है, जिसका फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इन सभी मुल्कों के पहले लेटर को मिलाकर ये ब्रिक्स जो है तो बनाया गया। यहाँ आप देख सकते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अगर आप मैप में देखें तो कहाँ कहाँ वाक़ है, ये आपका ब्राज़ील है, ये आपका रशिया है, ये आपका इंडिया है, ये आपका चाइना है, और आप ये है साउथ अफ्रीका। 2006 में इस ब्रिक्स की जो है तो बुनियाद पड़ी। इनका असल मकसद जो है तो तिजारत में एक दूसरे को मदद करना और एक साथ फ़रोग़ हासिल करना था। 2019 में जो है तो इसकी ब्राज़ील में 11वीं कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ और मरकज़ी ख़्याल इनका हमेशा यही रहता था, और उस क्या बोलते 11वीं कॉन्फ्रेंस में भी यही था कि जो है तो बिज़नेस में आगे बढ़ना है, और बिज़नेस के साथ साथ जो है तो अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, साइंसी ताउन करना है, साइंसी टेक्नोलॉजी में आगे लिखना है, टेक्नोलॉजी में और डिजिटल माशियत में जो है तो अपने को आगे बढ़ना है, और जो कसीर मुल्की जराइम जो है तो हो रहे हैं उसकी भी रोकथाम अपने को करना है। ये ब्रिक्स का जो है तो बुनियादी मकसद था। इसके बाद है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी जो है तो भारत 1990 के बाद आगे बढ़ने लगा। हालांकि उससे पहले भी जो है तो अपने पास था, लेकिन जैसे जैसे अपन सरमायाकाराना और आज़ाद मईशत में इंटर हुए तो साइंसी मैदान में भी जो है तो अपने कदम बढ़ने लगे। सबसे पहले अपन ने देखो परम 8000 नामी सुपर कंप्यूटर 1998 में बनाए। इसका फ़ायदा अपने को आलमकारी यानी उसमें हुआ, माशियत में हुआ, क्योंकि सुपर कंप्यूटर होने की वजह से अपने को उसके फ़ायदे हासिल हुए और इकनॉमी में फ़ायदा हासिल हुआ, अपना सिस्टम अच्छा चलने लगा। फिर 1999 में जो है तो परम पदम बोल के दूसरे सुपर कंप्यूटर बनाने की शुरुआत की गई, जो 2003 में जाके मुकम्मल हुआ। फिर अपन ने उससे भी जो है तो फ़ायदा उठाए। फिर अब अगला है आपका सॉफ्टवेयर सनत में भी, सॉफ्टवेयर बनाने के कामों में भी इंडिया को फ़ायदा हासिल हुआ। या आपको वहाँ सवाल भी किया गया कि किस वजह से, किन वजूहात की वजह से जो है तो सॉफ्टवेयर सनत में भारत की पॉलिसी को जो है तो फ़ायदा हासिल हुआ। तो इसमें भी 4-5 पॉइंट है जो आप जहन नशीन रख सकते हैं कि क्या है, हुकूमत की साजगार पॉलिसी की वजह से, सनतकारों की दूर अंदेशी की वजह से, और टेक्नोलॉजी के फैलाव की वजह से, और ऐसे टीचरों की वजह से और ऐसे इंजीनियरों की वजह से जो अंग्रेज़ी ज़बान पे उबूर रखते थे और सॉफ्टवेयर बनाने की कला पे भी उबूर रखते थे, और ऐसे इंजीनियर की वजह से भी जो है तो सॉफ्टवेयर की सनत में भारत को जो है तो इजाफ़ा हासिल हुआ और फ़ायदा हासिल हुआ। ये आपका सवाल है। फिर देखिए कि 1995 में चंद बड़े मुल्क में इंटरनेट की शुरुआत हुई 1990 के बाद। फिर एटमी जांच के लिए राजस्थान में पोखरण में 2 धमाके जांच के तौर पर किए गए। 2000 में जो है तो BSNL का क़याम आया। फिर अगला जो है तो खलाई तहक़ीक़ में भी जो है तो भारत ने 1990 के बाद जो है तो कदम बढ़ाए। ये भी आपको सवाल जो है तो टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि खलाई तहक़ीक़ में भी जो है तो भारत का कदम किस तरह आगे बढ़ा। उसके लिए भी आप चंद पॉइंट जहन नशीन रखिए। ये भी ज़रा बड़ा हॉट क्वेश्चन है, ये भी जो है तो आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है। इसमें क्या है कि जो है तो तिजारती सतह पर इटली का एक मसनूई सैयारा खला में सबसे पहले 2007 में भारत ने छोड़ा। फिर जो है तो हालांकि इसकी बोली जो है तो कई देशों ने लगाए थे, लेकिन भारत ने जो है तो वाजबी दाम में इसकी बोली लगाई, इसलिए जो है तो इसको इटली के सैयारे सैटेलाइट को भेजने का मौका भारत को मिला। और वाजबी दूसरे मुल्कों से कम रेट लगाने के बाद भी भारत को जो है तो इसका फ़ायदा हासिल हुआ। इससे पहले इटली के सैटेलाइट भेजने से पहले भारत ने जो है तो जनूबी कोरिया, इंडोनेशिया, जर्मनी के सैटेलाइट को खला में भेजे थे। फिर आपको जैसा मालूम है कि 2008 में जो है तो चंद्रयान 1 भी जो है तो भारत ने भेजा, जिस पे पानी का जो है तो पता चला, जिसकी वजह से चांद पर पानी के सबूत मिले भेजने की वजह से। फिर मंगलयान और चंद्रयान 2 भी जो है तो खला में छोड़े गए। और आपकी अभी की अपडेट ये भी है कि अभी भी जो है तो 2023 में चंद्रयान 3 भी जो है तो भारत की तरफ से लॉन्च कर दिया गया। इस तरह जो है तो भारत खलाई तहक़ीक़ में कदम बढ़ाने लगा। फिर अगला टॉपिक है आपका दफ़ाई उमूर। दफ़ाई उमूर में किस तरह जो है तो भारत ने तब्दीलियाँ की। कारगिल के युद्ध में जो है तो भारत ने ऑपरेशन विजय से जो है तो पाकिस्तान को शिकस्त दी। फिर 2009 में एटमी आबदोज़ यानी जिसका नाम अरिहंत रखा गया वो बनाया गया, और भारत छठा मुल्क बना जो है तो एटमी आबदोज़ बनाने वाला।
फिर फ़ौज में दाखिलों के लिए नौजवानों को आसानी पैदा की गई। यूपीएससी के ज़रिए ख़वातीन को भी जो है तो फ़ौज में दाखिल होने की सहूलतें फ़राहम की गई। फिर इसके बाद है नौजवानों से मुतल्लिक़ पॉलिसी। नौजवानों से मुतल्लिक़ पॉलिसी क्या रही, ये भी आपको सवाल आया, टेक्स्ट बुक में पूछा गया है। इसके लिए भी चैन पॉइंट जहन नशीन रखिए कि भारत सबसे ज़्यादा नौजवानों पर मुश्तमिल आबादी वाला मुल्क है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1972 में नेहरू युवा केंद्र संगठन के नाम से जो है तो भारतीय नौजवानों के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों की शुरुआत की गई। फिर बाद में सभी प्रोग्रामों को राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण के जो है तो पॉलिसी में ज़म कर दिया गया। इसमें अलग अलग जो है तो उनके मकासद थे। उसमें था सेहत आमा को अच्छा करना, तालीम को अच्छा करना, तालीम निस्वां को अच्छा करना, सफाई को बढ़ावा देना, फलाह व बहबूद के काम करना, देही तरक्की वगैरह काम जो है तो नौजवानों के लिए करने के काम जो है तो अपने भारत क्या बोलते मुख्तलिफ पॉलिसियों के लिए मुख्तलिफ पॉलिसी के ज़रिए किया गया। फिर उसमें 12 जनवरी को जो है तो स्वामी विवेकानंद की यौम विलादत के मौके पर राष्ट्रीय यौविक दिन मनाया जाता है। आज भी कौमी यौम नौजवान के तौर पर मनाया जाता है। जनवरी में युवक महोत्सव मनाया जाता है। यूथ हॉस्टल्स कायम किए गए हैं ताकि इन पॉलिसियों के ज़रिए, इन प्रोग्रामों के ज़रिए भारत के नौजवानों की जो है तो हौसला अफजाई की जाए और उसके ज़रिए भारत मुल्क की तरक्की की जाए। उसके बाद अगला आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस सबक का वो है क़ानून हक़ मालूमात, जो 2005 में बना, जिसे RTI के नाम से, जिसका फुल फॉर्म राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उस नाम से भी जाना जाता है। उसके बारे में चंद नुकात जहन नशीन कर लीजिए कि सबसे पहले स्वीडन में जो है तो ये आपका क़ानून नाफिज हुआ 1776 में। ये भी खाली जगह में आपको पूछा गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1946 में जो है तो इसे इंसान का बुनियादी हक़ तस्लीम किया। फिर और भारत में इसकी शुरुआत किस तरह हुई, 1982 में जयपुर के एक लीडर थे A.A. कंवल, जिन्होंने जो है तो इसकी शुरुआत की। गंदगी दूर करने के लिए और गंदगी ड्रेनेज वगैरह के काम के लिए उन्होंने नगर परिषद में क्या इक़दामात कर रही है, नगर परिषद क्या काम कर रही है, उस हवाले से उन्होंने जो है तो एक ये मालूम करने के लिए उन्होंने अर्ज़ी दाखिल की। हाई कोर्ट ने इस मुकदमे में वाज़े किया कि जो है तो हक़ मालूमात शहरियों का बुनियादी हक़ है। अरुणा रॉय, हर्ष मंदिर वगैरह भी जो है तो इस तहरीक में शामिल थे, जिन्होंने क्या बोलते क़ानून हक़ मालूमात को जो है तो फ़रोग़ दिए और इसको नाफिज करने के वास्ते मुख्तलिफ़ काम अंजाम दिए। फिर 2001 में आपको जैसे मालूम है कि अन्ना हज़ारे ने जो है तो इसकी मुहिम की शुरुआत की और 2005 में जो है तो भारत में भी ये क़ानून नाफिज हो गया। बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है कि भाई इन्फॉर्मेशन किसको बोलेंगे, मालूमात से मुराद क्या है, आपकी रिकॉर्ड्स है, डॉक्यूमेंट्स है, ईमेल है, रिमार्क्स है, डाटा है और कई चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन में शामिल होती है। उसकी बेसिकली अगर आप तारीफ़ देखें क्या है कि अवामी शोबे के तहत चलने वाले इदारे के काम की पूरी मालूमात हासिल करने के हक़ को क्या कहते हैं, क़ानून हक़ मालूमात, राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अवामी शोबे के तहत चलने वाले इदारे के काम की पूरी मालूमात, पूरी से मुराद कोई भी मालूमात, अगर आप लीजिए कोई भी मालूमात हासिल करने के हक़ को क़ानून हक़ मालूमात जो है तो कहते हैं, RTI कहते हैं। यहाँ हमारे सबक का इंशाल्लाह एंड हो गया। एक दो पॉइंट उसमें बचे हुए, इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में उसको कवर करेंगे। समझने के लिए आपको ये वीडियो बनाई गई ताकि आप कम समय में बड़ा चैप्टर कवर कर सके और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा हासिल हो सका। ये बड़ा आसान सबक है। इसके सवालात के जवाबात आप एक नज़र पढ़ के भी लिख सकते या बिना पढ़े भी लिख सकते। जो है तो आपको जो है तो आज़ादाना माशियत, सरमायादाराना माशियत, 1990 के बाद की पॉलिसी के बारे में अगर थोड़ा सा भी इल्म है तो आप इन सवालात के जवाबात आसानी से कर सकते हैं। गरज ये कि खाली जगह जोड़ियाँ आपको याद होनी चाहिए। कैसी लगी आपको वीडियो, ये भी मुझे रिव्यू की दीजिए। मेरा भी पहली बार था, इसलिए बार बार फंबल हो रहा है और बोलने में जो है तो परेशानी, झिझक तो नहीं बोलेंगे उसको, जो है तो फंबल ज़बान लड़खड़ाई है। इंशाल्लाह वो वक्त के साथ साथ हो जाएगा। मेरा भी जो है तो ये वीडियो बनाने का पहली बार है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप को आसानी से मैं जो है तो चैप्टर समझा सकूँ और आपको इसमें सवालात के जवाबात लिखने में आसानी पैदा हो। तो मुझे बताइए कि किस तरह आपको ये वीडियो लगी और किस तरह मैं इसको और अच्छा कर सकता हूँ। अगर आपको सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
या मुझे क्लास में भी पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।